एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेन की इस हरकत की वजह से उसे डायरेक्टर ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां पर डायरेक्टर तो उसे स्कूल से रस्टिकेट करने वाले थे। पर चेन की टीचर मिस्टर वांग किसी तरीके से डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करके उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें पनिशमेंट देनी है तो मिस्टर वांग को दे, क्योंकि एक टीचर होने के नाते वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाए। इसीलिए उनके स्टूडेंट ने ऐसी हरकत की जो सुनकर डायरेक्टर चेन को माफ़ कर देता है और वो उसे एक अपॉलॉजी लेटर लिखने की पनिशमेंट दे देता है, जो कि उसे 5000 बार लिखना था। चेन अब जब वापस से क्लास में जाता है तो हर कोई वहाँ पर उसी की तारीफ कर रहा होता है कि उसने तो पूरे स्कूल में अपना नाम बना लिया है। अब तो सारी लड़कियाँ भी उससे इम्प्रेस हो गई हैं, जो सुनकर वो भी काफ़ी खुश हो रहा था और शो ऑफ करने लग जाता है। दूसरी तरफ मिन ये सब देखकर थोड़ा सा अपसेट होता है, क्योंकि अब फान भी चेन से इम्प्रेस हो चुकी थी। इसलिए वो अकेला बैठा हुआ था और यही सब के बारे में सोच रहा था। अब क्लास के बाद जब फान घर के लिए निकल रही होती है तभी मिन उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि अभी तक उसने वो बॉक्स ओपन करके देखा या फिर नहीं, जो कि उसने उसे गिफ्ट किया था। तो फान बताती है कि हाँ, वो उस बॉक्स को तो ओपन कर चुकी है, पर उसे ये नहीं पता कि उसमें लिखा हुआ फॉर्मूले का क्या मतलब है, जिसका मतलब बताने के बजाय मिन यहाँ पर उसका हाथ पकड़ कर ये बोल देता है कि उस फॉर्मूला का मतलब हैप्पी बर्थडे था। जो सुनकर फान उसे थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है और इस बार भी बेचारा मिन उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाता। फान अब जैसे ही घर पहुंचती है तो चेन यहाँ पर उसे फान के मॉम डैड के साथ मिलकर सरप्राइज देता है और ये लोग साथ में केक कट करते हैं, जिसके बाद ये दोनों रूम में बैठे हुए थे, जहाँ पर चेन फान को एक पर्ल बीट गिफ्ट करता है और कहता है कि जब बचपन में फान के पास बीट्स का पेयर था तो उनमें से एक बीट खो गया था, जिससे कि फान काफ़ी दुखी हो गई थी और उस वक्त उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे एक अच्छा सा बीट गिफ्ट करेगा, जो कि वो आज कर रहा है। इस गिफ्ट को देखकर फान काफ़ी खुश होती है और उसे थैंक्स बोलती है, जिसके बाद वो अपनी डायरी लिखती है जिसमें वो अपने बर्थडे के बारे में और अपनी बीमारी के बारे में लिखती है कि वो भले ही बीमार हो और क्लास में सभी लोग उससे इस वजह से दूर रहते हैं कि कहीं उन्हें उसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो जाए। पर जब चेन ने उसे सभी के सामने हक किया तो सब लोग उसे सपोर्ट करने लग गए और आज जब उसने अपना बर्थडे मनाया तो वो एक टाइम के लिए भूल ही गई कि उसे कोई बीमारी भी है। वो बस बिना फ्यूचर के बारे में ही सोचे अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर रही थी। अगले दिन फिर हम देखते हैं जब टीचर सारे बच्चों की क्लास ले रहे होते हैं तो वहाँ पर फान अचानक से बेहोश हो जाती है और चेन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर उसे फान की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। जहाँ बेहोशी की हालत में फान उसे बोलती है कि उसे मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे ग्रेड्स के साथ में कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि यही फान की विश है। जिस पर चैन उसे बोलता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। तभी फान थोड़ा अजीब बिहेव करने लग जाती है, जो देखकर वो चिल्ला चिल्ला कर डॉक्टर को वहाँ पर बुला लेता है। जब डॉक्टर उसे बताते हैं कि फान से फीवर होने की वजह से बेहोश हुई है और उसका हेपेटाइटिस से कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद फान के मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि चैन ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। जो सब देखकर मॉम डैड थोड़े से दुखी भी होते हैं, क्योंकि फान ने उनसे अपनी बीमारी के बारे में छुपाया था उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। इसीलिए मॉम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर ये बोलने लग जाती है कि काश फान के बदले वो बीमार हो जाती। पर फान अब समझ चुकी थी कि उसे अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करना चाहिए, इसीलिए वो उनसे प्रॉमिस करती है कि अब अगर उसे मच्छर भी काटेगा ना तो वो इस बारे में भी उन्हें बताएगी। जिसके बाद वो घर आ जाती है, जहाँ मिन्नू उससे मिलने के लिए आया हुआ था। जैसे यहाँ पर देखकर वो एकदम से खुश हो जाती है, जब वो उसे बताता है कि वो मिस्टर वांग के कहने पर उसे यहाँ पढ़ाने के लिए आया है ताकि उसे कोर्स कंप्लीट करने में मदद मिल सके। पर वो तो यहाँ पर उसके साथ काफ़ी मस्ती करती है। वो उसे कहती है कि उसे काफ़ी वीक फील हो रहा है, इसलिए उसे पढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मिन उसे पढ़ाता रहता है। तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कैंडल लगाकर पढ़ाई करनी पड़ती है और दोनों एक दूसरे की बातों पर हंस भी रहे थे। जो चीज़ चैन वहाँ से छुप कर देख लेता है, क्योंकि वो भी अपना बैग लेकर फान के साथ पढ़ने के लिए आया था। पर उसे मिन के साथ देखकर वो बेचारा दुखी होकर चला जाता है। वह फान के घर के बाहर लगे हुए झूले पर बैठकर फ़ोन करता है कि वो क्या कर रही है और उसकी तबीयत अब कैसी है, जहाँ वो उसे काफ़ी रूडली जवाब देती है कि वो बीमार है और फिर भी वो उसे फ़ोन करके परेशान कर रहा है। पर वो यहाँ पर उसे झूठ बोल देता है कि वो तो अपने बिस्तर पर आराम कर रहा है और वो यहाँ पर उसके लिए विश मांगता है। वो बोलता है कि वो बस यही चाहता है कि वो अपने फ्यूचर में सिर्फ मिन को ना देखे बल्कि उसके बारे में भी सोचे। जो सुनकर फान उसे कोई भी जवाब नहीं देती और चैन फ़ोन रख देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड था। अगले दिन अब जब चैन और फान क्लास क्लीन कर रहे होते हैं तो चैन वॉशरूम चला जाता है। तभी वहाँ पर जोंग फान से बात करने के लिए आ जाती है, जब वो उसे बता देती है कि मिन और उसके डैड बिजनेस पार्टनर है और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ इसी तरह का है कि फान जैसी नॉर्मल लड़की वहाँ पर आने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जो सुनकर फान उससे पूछती है कि आखिर वो चाहती क्या है, तो जोंग उसके यहाँ पर इंसल्ट करती है कि वो बस यही चाहती है कि फान मिन से दूर रहे, क्योंकि ना ही फान की फैमिली अमीर है और ना ही वो पढ़ाई के अंदर आगे है, क्योंकि फान की वजह से मिन ने जोंग से बात करना बंद कर दिया था और वो अपनी फैमिली से भी ठीक से बात नहीं करता था। इस पर फान उसको उल्टा जवाब दे देती है कि वो इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि अब वो जोंग के कहने पर अपना डिसीजन लेगी। जो चीज़ उसे ध्यान रखनी चाहिए
ये सुनकर जुंग गुस्सा होकर मिन से बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन वो उसे आने से मना कर देता है। जिस बात पर वो उसे याद दिलाती है कि कैसे वो दोनों बचपन में बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। ये सुनकर मिन उसे समझाता है कि वो तो हमेशा ही उसे बेस्ट फ्रेंड मानता है, लेकिन अब मिन की लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ गया है जिसे वो काफ़ी पसंद करता है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। जो सुनकर जुंग समझ जाती है कि अब बात उसके हाथ से आगे निकल चुकी है, इसलिए वो मिन से पूछ लेती है कि क्या वो फान को पसंद करता है, जिस बात का वो उसे कोई भी जवाब न देकर यहाँ से चला जाता है। पर यह बात जुंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है, इसीलिए वो यहाँ से सीधा पूल रूम के अंदर जाती है, जहाँ एक गुंडे की हेल्प मांगती है कि वो उसे कितने भी पैसे देने को तैयार है। वो बस इतना चाहती थी कि वो गुंडा एक लड़की को यानी कि फान को उसके लिए डराए। लेकिन जैसे ही वो गुंडा यहाँ पर फान की फ़ोटो देखता है तो वो इस काम के लिए साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि फान बहुत ही छोटी लड़की थी। पर ये सारी बातें दूर खड़ा हुआ ज़ैंग सुन लेता है। वो जुंग की हेल्प करने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो इतने पैसे कभी भी अर्न नहीं कर सकता था। जुंग यहाँ पर उसे समझाती है कि उसे बस फान को डराना है, ना कि उसे हर्ट करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब फान अपने घर के बाहर होती है तो चैन उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो अपनी फ्रेंड लिंचू से मिलने के लिए जा रही है। इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाती है, पर रास्ते में ज़ांग कुछ और लड़कों के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लेता है। और क्योंकि अब वो लिंचू के घर भी नहीं पहुंची थी तो लिंचू सीधे चैन को कॉल कर देती है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर अब फान को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी चैन को फान के फ़ोन से एक कॉल आता है, जहाँ कोई उसे बताता है कि फान बिल्डिंग 6 में उसके साथ है, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी तो वो उसे लेने के लिए आ जाए। लेकिन असल में ये फ़ोन ज़ैंग ने किया था, जिसने कि फान को पकड़ रखा था। वो ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे पैसे तो मिल रहे थे, पर साथ में वो चैन से भी बदला लेना चाहता था। अब जैसे ही चैन वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वो तो एकदम सुनसान बिल्डिंग थी, उसके आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। जैसे उसके सामने वो लोग फान को लेकर आते हैं, तभी कुछ लड़के उस पर पीछे से अटैक करके उसके सर में रॉड मार देते हैं, जो सब देखकर फान बहुत चिल्लाने लग जाती है। लेकिन चैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। चैन को फान के सामने लेकर आया जाता है, जहाँ पर ज़ैंग अपने दोस्तों के साथ उसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा मारता है कि चैन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। और जब फान उसे बचाने के लिए आने लगती है तो वो लोग उसे भी मारते हैं, जिसकी वजह से चैन इंजर्ड होने के बाद भी फान के ऊपर आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। और काफ़ी ज़्यादा मार खाने की वजह से वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, जहाँ पर फान काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में उसने इतनी मार खाई थी। पर अब चैन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से फान उसे बोलने लग जाती है कि वो भला उसे इतनी एंजाइटी क्यों दे रहा है और वो जल्दी से होश में क्यों नहीं आ जाता। वो उसके पास यहाँ पर बैठकर काफ़ी रोती है। तभी फान को उसके डैड समझाते हैं कि चैन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जुंग काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसे फान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वो अपनी मॉम से ये भी कहती है कि उसने ही 911 को कॉल करके पुलिस को वहाँ पर बुला दिया था और वो बिना किसी की नज़रों में आए वहाँ से निकल गई, यानी कि कोई नहीं जानता था कि जुंग की वजह से ये सब कुछ हुआ था। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अगर वो पकड़ी जाती है तो उसके साथ काफ़ी बुरा होने वाला था। पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी और ये सारी बातें सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। इधर चैन के डैड फान को कुछ देर के लिए घर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से चैन के साथ ही बैठी हुई थी और उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन जब वो घर जाने लगती है तो हॉस्पिटल में उसे जुंग मिल जाती है, जहाँ जुंग उसे कन्फेस कर देती है कि ये सब गुस्से ने किया है और वो तो सिर्फ फान को डराना चाहती थी। पर वो नहीं जानती थी कि चैन के साथ ये सब कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फान से सॉरी भी कहती है और उसे समझाती है कि वो उसकी गलती भूल जाए, क्योंकि वो तो अच्छे क्लासमेट्स हैं। और जोंग यहाँ पर चैन से मिलने के लिए आई हुई थी, पर वो शर्मिंदा होने की वजह से उससे मिलने नहीं जा पाई। ये सब सुनकर फान को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि वो उसे माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उसकी वजह से चैन की ऐसी हालत हुई है। उसने जो कुछ भी किया है वो सब लॉ के अगेंस्ट है, तो वो उसे माफ़ नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जोंग काफ़ी डिप्रेस्ड होकर यहाँ से घर चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर जोंग की मॉम आती है, जो फान की मॉम डैड को कुछ पैसे देकर उन्हें कोर्ट में जाने से रोकने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि आगे से जोंग से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी जैसे कि उससे आ भी हुई है। पर यहाँ पर पैसे देखकर फान की मॉम डैड को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जोंग की मॉम को बोलते हैं कि उसके पैसे देने से चैन को जो चोट लगी है वो वापस से ठीक नहीं हो जाएगी, और वो बस इतना चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे बाहर जाए तो सेफली घर पर पहुँचे, ना कि ऐसी चीज़ों में फंस जाए या फिर किडनैप हो जाए। इसीलिए वो लोग कोर्ट ज़रूर जाएंगे और केस भी करेंगे, ताकि चैन और फान को जस्टिस मिल सके। जोंग बोलने के बाद फान की मॉम डैड यहाँ से चले जाते हैं और जोंग की मॉम कुछ भी नहीं कर पाती। दूसरी तरफ मिन जोंग से मिलने के लिए चाहता है, पर वो उसे नहीं मिलती और खुद को अपने रूम में लॉक कर लेती है, जो देखकर उसकी मॉम यहाँ पर मिन को समझाती है
कि अब उसे इरफान से रिक्वेस्ट करनी होगी ताकि वो जुंग को माफ कर दे और केस भी वापस ले ले, जिस वजह से अब मिन चैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ वो फान को समझाता है कि वो मानता है कि जुंग से गलती हो गई है, पर है तो वो उनकी क्लासमेट ही ना, इसलिए फान को उसे माफ कर देना चाहिए। जो सुनकर फान उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि उसके क्लासमेट्स भी उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे। और रही बात जुंग की, तो उसने लॉ ब्रेक किया है, इसलिए उसको भी उसकी साइड नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ पर फान मिन से भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। फिर पुलिस वहाँ पर आकर फान का स्टेटमेंट लेती है, जहाँ पर वो लोग सब कुछ उसे डिटेल में बताने के लिए कहते हैं। पर फान के मन में बार बार जुंग का फेस आ रहा था, जिसने गिल्टी फील करके उसे सॉरी कहा था, इसलिए वो उसके बारे में पुलिस को नहीं बताती और बस जैंग की डिटेल दे देती है। आगे हम देखते हैं कि फान चैन के पास आकर सर रखकर सो रही थी। तभी चैन को होश आ जाता है, जहाँ वो फान के सर पर हाथ रखकर उसे उठाता है और जैसे ही फान जागती है तो वो उसे होश में देखकर चिल्लाकर सभी को अंदर बुला लेती है। सभी लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि पूरे दिन बेहोश रहने के बाद उसे होश आया था। फिर वो सभी लोग चैन के लिए कुछ खाने को लेने और डॉक्टर को बुलाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ अकेले में फान चैन को बताती है कि ये सब जुंग ने किया है, पर फान ने उसे माफ कर दिया, तो ये उसने सही किया या फिर नहीं। जिस पर चैन उसे बोलता है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकती है और वो उसके हर डिसीजन में उसे सपोर्ट करेगा। ये सुनकर फान रोने लग जाती है, तो वो उसका मजाक भी उड़ाता है कि वो रोते हुए बहुत ही अगली लगती है, उसे रोना नहीं चाहिए। पर असल में फान काफी खुश थी। दूसरी तरफ हम जुंग को देखते हैं, जो कि ब्रिज के पास अकेले खड़ी होती है। वो इस मैटर की वजह से काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने का भी सोचती है। पर तभी मिन वहाँ पर आ जाता है, जिसे अब जुंग सारी बातें बताती है कि कैसे उसकी मॉम डैड का डिवोर्स हो गया और तब से उसे समझने वाला कोई नहीं रहा। उसके साथ बहुत ही गलत चीज़ें भी हुई, क्योंकि ना ही उसके डैड उससे प्यार करते थे और ना ही उसकी मॉम उसे टाइम दे पाती थी, जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ मिन था। वो उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया। जो सारी बातें उसकी मॉम भी फ़ोन पर सुन लेती हैं, क्योंकि मिन ने वहाँ पर आती उसकी मॉम को कॉल कर दिया था। जो सारी चीज़ें सुनकर मिन उसे गले लगा लेता है और अब उनके बीच की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन फांग से माफ़ी मांगने के लिए आता है, जहाँ वो चैन के पढ़ने के लिए कुछ नोट्स भी लेकर आया हुआ था। वो फान को यहाँ पर जुंग की पूरी पास्ट स्टोरी बताता है, इसलिए अब जब फान चैन के पास जाती है तो वहाँ वो सभी लोगों के सामने जुंग के बारे में बता देती है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड में काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया, जिसकी वजह से अब उन दोनों के पेरेंट्स भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग चैन और फान के डिसीजन को ही मानेंगे और जुंग को माफ़ कर देंगे। पर अगले दिन जुंग खुद ही पुलिस के पास अपनी पूरी स्टोरी बताने अपनी मॉम के साथ चली जाती है, क्योंकि उसने गलती करी थी और वो एक्सेप्ट करना चाहती थी। दूसरी तरफ मिस्टर वांग भी सभी बच्चों को ये बात समझाते हैं कि अगर उनकी किसी से भी स्कूल के अंदर कोई फाइट होती है तो उन्हें इस चीज़ को स्कूल के अंदर ही शांति से सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी को बाहर हर्ट करेंगे तो उनका ही फ्यूचर इस चीज़ में ख़राब होगा और सामने वाला भी हर्ट होगा, जैसे कि चैन हुआ था। और अगर किसी बच्चे को किस तरीके की प्रॉब्लम है तो वो उसे स्कूल के अंदर शेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, ना कि किसी को बाहर हर्ट करके। जो सुनकर सभी बच्चे मिस्टर वांग की बात मान लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गांगली जांग को समझाने के लिए जाता है, क्योंकि वो जान गया था कि चैन को उसी ने मारा है। वो यहाँ पर उससे बहुत ही फ्रेंडली होकर पूछता है कि आखिर चैन ने उसका क्या बिगाड़ा था और उसने भला उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो जांग यहाँ पर उसे सच बता देता है कि वो गांगली को हमेशा से फॉलो करता आ रहा है, पर फिर भी उसने कभी भी उसकी एबिलिटीज़ को नहीं देखा और चैन के कुछ न करने पर भी वो उसे अच्छा ट्रीट करता है, जबकि वो हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। ये सुनकर गांगली उसे एक च्युइंगम देता है और समझाता है कि उसे चैन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पहले तो जांग उसे सॉरी बोलने का नाटक करता है, पर फिर वो उसके सामने ड्रिंक करके और उसकी इंसल्ट करता है, यानी कि वो अपनी गलती नहीं मानना चाहता था, जिसकी वजह से उन दोनों की फाइट हो जाती है और जांग गांगली के सर में बॉटल मार देता है, जिसकी वजह से अब उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पर गांगली की चोट लगने की वजह से उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहाँ पर उसको चैन भी मिल जाता है। गांगली उसे समझाता है कि अब जांग उसे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी उसके साथ साथ जेल हो गई थी। फिर वो यहाँ पर उसे अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी ग्रैंड माँ को फीवर हो गया था, अब वो तो जेल जा रहे हैं, पर वो चाहता है कि चैन उसकी ग्रैंड माँ को कॉल करके उसका ध्यान रखे, जिस चीज़ के लिए चैन हाँ बोल देता है और अब गांगली को भी पुलिस पकड़कर लेकर चली जाती है। इधर चैन भी आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था, तो वो फान के साथ मस्ती कर रहा था और उसके बैग पर लिखकर उसे बता रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा अगली है, जिस पर फान उसे मारती है। पर वो अपनी चोट का बहाना करके फान को परेशान करने लग जाता है और नाटक करता है जैसे कि उसको सच में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा हो। तभी चैन की डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ चैन की नज़र अपने डैड की पुरानी बेल्ट पर पड़ती है, क्योंकि उसके पापा बहुत टाइम से एक ही बेल्ट यूज़ कर रहे थे जो कि काफ़ी पुरानी हो गई थी।
फिर हॉस्पिटल से निकलकर फान और चैन वॉक करते करते घूम रहे थे, जब फान उसे समझाती है कि उसे अब फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए और टाइम से सो जाना चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। तभी उनकी नज़र एक फ़ोटो बूथ पर पड़ती है, तो दोनों वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर ये लोग काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी फ़ोटोज़ एक दूसरे के साथ नहीं लिए थे। जहाँ पर फान सीरियस होकर चैन को अपने साथ एक अच्छा फ़ोटो लेने के लिए बोलती है, जिसे वो मेमोरी की तरह संभाल कर रखे और अपने रूम में लगा सके। जिन सभी फोटोज़ को देखकर वो उस रात में भी याद कर रही होती है और काफ़ी खुश थी। अगले दिन हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद चैंग पहली बार स्कूल आता है, तो सभी लोग उसे हीरो कहकर बुला रहे होते हैं और वो अपनी स्टोरी सभी को सुना रहा था, जिससे कि सभी लोग खुश होकर उसकी तारीफ कर रहे थे। पर यहाँ चैन की नज़र मिन पर होती है, क्योंकि वो अकेला ही चेयर पर चुपचाप बैठा हुआ था, जिसकी वजह से अब चैन अपने एक फ्रेंड से सब कुछ पूछता है कि आखिर स्कूल में चल क्या रहा है। तो वो बताता है कि जब से सबको पता चला है कि ये सब जुंग ने किया है, तो उन लोगों ने मिन से बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जुंग के साथ मिन भी मिला हुआ था। पर यह बात सच नहीं थी। इसीलिए चैन एक प्लान बनाता है। वो अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर मिन को जस्टिस ऑफर करता है और उसे सबके साथ अच्छा ट्रीट भी करवाता है, जिसकी वजह से अब सभी लोग वापस से दोस्त बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैन की क्लास की मॉनिटर, जिसका नाम वान वान है, वो अपनी पी क्लास बंक करके रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तो चैन वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे भी मिस्टर वांग ने रेस्ट करने के लिए भेज दिया था, जहाँ वो वान वान से बात करने लग जाता है। और हम जान पाते हैं कि वान वान बहुत पहले से ही चैन को पसंद करती थी, क्योंकि वो हमेशा से ही उसे अच्छा ट्रीट करता था और वो क्लास में भी उसके पास बैठता था। वो यहाँ पर चैन को बड़ी प्यार से देखने लग जाती है। दूसरी तरफ फान चैन को ढूंढ रही होती है। जहाँ रास्ते में उसे मिन मिल जाता है, जो फान से एक बार फिर से उस बॉक्स के बारे में पूछता है कि क्या सच में उसने वो फॉर्मूला सॉल्व नहीं किया। तो फान उसे बता देती है कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए वो उसे सॉल्व नहीं कर पाई और वो फार्मूला ना उससे कहीं खो भी गया है, इसीलिए वो उसे एक नया फार्मूला देती है जिसे कि वो सॉल्व कर देगी। पर यहाँ पर इस बार भी वो उसे नहीं बताता कि वो उस फार्मूला के अंदर क्या था और वो उसे पसंद करता है, क्योंकि जिस तरीके से फान इस वक्त चैन को ढूंढने में बिजी थी, उससे वो समझ जाता है कि चैन को अब फान ने जीत लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि फान जब क्लास के अंदर जाती है, तो चैन वान वान के साथ बैठा हुआ था। जहाँ फान के आते ही वो चैन के गले में अपना हाथ डाल देती है, जो देखकर चैन उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि वान वान से उसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो कितनी अच्छी और जेंटल है, जो देखकर फान थोड़ी सी जेलस फील करती है। पर तभी वहाँ पर वान वान उसे अपने साथ वॉशरूम आने के लिए कहती है, जहाँ वो उससे सॉरी बोलती है कि अगर उसकी वजह से उसे कुछ बुरा लगा हो तो वो उसे माफ़ी मांगती है, क्योंकि चैन उसका ऐसा दोस्त है जिसने कि उसकी जान भी बचाई। ये सुनकर फानू से बोल देती है कि उसे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा और वो तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो अगर कभी वान वान भी किसी प्रॉब्लम में हो तो वो भी उसकी हेल्प ज़रूर करेगी, जिस बात पर दोनों हंसने लग जाती हैं। इसके बाद हम फान और चैन के डैड को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे कि उनके बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें ये बात पता ही नहीं थी। चैन के डैड फान के डैड को ये भी याद दिलाते हैं कि वो दोनों साथ में फादर बने थे, और जब फान के डैड ने पहली बार चैन को हाथों में लिया था तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे। ये लोग ये सारी चीज़ें याद कर रहे होते हैं। तभी चैन के डैड को अपनी एक्स वाइफ का फ़ोन आ जाता है, जो कि उन्हें मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि अपनी फैमिली को विजिट करने वहाँ पर आई हुई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो वान वान म्यूजिक सुनते सुनते बारिश देख रही होती है। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसके फ़ोन से ईयरप्लग हटाता है, तो देखता है कि वो तो सैड सॉन्ग सुन रही है। वो उसे यहाँ पर समझाने लग जाता है कि उसे इतना दुखी नहीं होना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि वो दुखी होकर भी क्या करेगी, क्योंकि वो तो उसे वैसे भी हर बार हंसा ही देता है। जो सुनकर वो उसे सैड सॉन्ग सुनने का रीज़न पूछता है, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि वो राइट टाइम पर उसे सब कुछ बता देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल से निकलते वक्त फान चैन को बताती है कि उसकी साइकिल तो अभी ख़राब हो चुकी है, तो वो स्कूल से घर वॉक करते हुए जाएगी, तो चैन को अपनी साइकिल लेकर घर जाना चाहिए। पर वो उसे ये बोलकर उसके साथ चला जाता है कि उसने भी अपनी साइकिल अपने डैड को दे दी है, ताकि वो साइकिल पर सामान रखकर ट्रांसपोर्ट कर सके, जबकि असल में वो यहाँ पर झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसकी साइकिल स्कूल के अंदर पार्किंग में थी। पर वो फान के साथ वॉक करके चला जाता है, क्योंकि वो फान के साथ वॉक करते करते जाना चाहता था। दूसरी तरफ चैन के डैड अपनी एक्स वाइफ से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ हम जान पाते हैं कि चैन असल में उनका बेटा नहीं था और चैन के डैड ने बचपन में उसे अडॉप्ट किया था, क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा था। पर चैन ये बात नहीं जानता था, क्योंकि वो तो हमेशा उसका अच्छे से एक डैड की तरह ध्यान रखते थे, जिसकी वजह से उनकी वाइफ ने भी उनसे डिवोर्स ले लिया। डैड यहाँ पर अब अपनी एक्स वाइफ से सॉरी कहते हैं और उन्होंने जो भी टाइम साथ बिताया उसके लिए थैंक्स कहते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में फान और बाकी लोगों की जल्दी ही छुट्टी हो जाती है, तो वो सभी लोग हाइकिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ वो सभी फ्रेंड्स साथ में मिलकर जाने वाले थे। ये लोग अपने घर से साइकिल लेकर निकल जाते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हुए सिटी के सबसे ऊंचे माउंटेन पर चले जाते हैं, जहाँ से इन्हें पूरी सिटी दिखाई दे रही थी। ये नज़ारे देखकर ये लोग काफ़ी खुश हो रहे थे और डिसाइड करने लग जाते हैं
कि उन्हें अपने फ्यूचर में क्या क्या करना चाहिए, जहाँ फान चिल्ला कर कहती है कि वो फ्यूचर में पूरी दुनिया घूमेगी और एक ट्रिप प्लान करेगी। तो चैन भी यहाँ पर पार से चिल्ला कर कहता है कि वो भी अपने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करेगा और जब वो फ्री होगा तब वो फान के साथ ट्रैवल करेगा। फिर बाकी लोग भी एक एक करके अपने विश बताने लग जाते हैं, लेकिन जब वान वान की बारी आती है तो वो सभी को बताती है कि वो बस एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती है। फिर सभी लोग यहाँ से खुश होकर सिटी को देखने लगते हैं, जहाँ चैन हमें नरेशन से बताता है कि भले ही उन लोगों के पास फिलहाल कोई भी परफेक्ट प्लान नहीं था कि उन्हें बड़े होकर क्या करना चाहिए, पर उन लोगों के पास बहुत सारी होप्स और ड्रीम्स है जिन्हें वो पूरा कर सके। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग माउंटेन साइड पर ही कैंप करते हैं और साथ में टेंट लगाकर स्नैक्स खाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। फिर ये लोग बैठकर ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जहाँ इस गेम के बहाने लोग एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता रहे थे, जैसे कि लिंशु को भी उसका फ्रेंड पसंद करता था और वो दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जहाँ चैन भी मजाक मजाक में अपनी बन की बात कह देता है कि वो फान के साथ लाइफ टाइम रहना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को ये सभी लोग साथ में खाना भी खाते हैं और चैन फान के साथ बैठकर स्टार्स देख रहा था। वो उसे उन स्टार्स का नाम भी बता रहा होता है, जहाँ दोनों अकेले बैठकर काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। पर ये देखकर वान वान, जो कि अकेले बैठी हुई थी, वो थोड़ी सी सैड हो जाती है, क्योंकि वो तो चैन को पसंद करती थी, पर वो ये चीज़ चैन या फिर किसी के भी सामने शो नहीं होने देती है और चुपचाप अकेली बैठी रहती है। इसके बाद अब सारे लड़के और सारी लड़कियां अलग अलग होकर अपने टेंट में सो रहे होते हैं, जहाँ पर फान और लिंशु बात कर रहे थे कि फान को किस तरीके के लड़का पसंद है, चैन जैसा या फिर मिन के जैसा। जिनकी ये सारी बातें चैन और मिन को भी सुनाई दे रही होती हैं। वो भी उन लड़कियों की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं, जहाँ पर फान चैन या मिन का नाम लेने के बजाय किसी एक्टर का नाम ले लेती है और बताती है कि उसे तो उस एक्टर जैसे चार्मिंग लड़के पसंद है। ये सुनकर दूसरे टेंट के अंदर चैन और मिन हंसने लग जाते हैं और यहाँ मिन चैन को बताता है कि जब वो हॉस्पिटल में इंजर्ड था तब उसने फान के फेस पर उसके लिए काफी फिक्र देखी थी और उसी मोमेंट से वो समझ गया था कि वो चैन से हार चुका है। शायद आगे चलकर फान उसी को चुनेगी, जो सुनकर चैन खुश हो जाता है। पर वो मिन को बोलता है कि फान का जो भी डिसीजन हो वो हमेशा उसका अच्छा फ्रेंड बनकर रहेगा। अब रात में जब फान वॉशरूम जाने के लिए टेंट से बाहर आती है तो वो देखती है कि वान वान अभी तक टेंट से बाहर ही अकेली बैठी हुई थी। वो उससे पूछती है कि वो अकेले यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो उसे बताती है कि वो तो बस चांद को देख रही है। अब जब फान वॉशरूम होकर वापस आती है तो वो वान वान को उसके और लिंशु के टेंट में आने के लिए कहती है, क्योंकि उसे दूसरे टेंट के अंदर अकेला सोना पड़ता, जो चीज़ फान नहीं चाहती थी। ये सुनकर वान वान काफ़ी खुश होती है कि वो उसकी कितनी केयर कर रही है। जिसके बाद फान टेंट में चली जाती है, पर जब बहुत देर होने के बाद वान वान टेंट के अंदर नहीं आती तो फान उसे बाहर फिर से चेक करने के लिए जाती है, जहाँ उसे वान वान का एक सुसाइड लेटर मिलता है कि वो बहुत टाइम से डिप्रेशन में है और उसने उससे निकलने की कोशिश भी की, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। उसे अपने चारों तरफ हर टाइम बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और उसकी लाइफ में ऐसा एक लड़का भी आया जो कि उसकी रे ऑफ लाइट बन सकता था, पर उसने उसे कभी भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी और वो अपना एग्जिस्टेंस भी इस वर्ल्ड के अंदर फील नहीं करती है। इसलिए वो आज मरने जा रही है, पर वो ये सब याद रखेगी कि उसे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले जिनके साथ उसने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। ये सब पढ़कर फान जल्दी से चैन को जगाती है और वो दोनों वान वान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब वो उन्हें पानी के अंदर उतरते हुए दिखाई देती है तो चैन पानी में कूदकर उसे बचा लेता है और उसे किनारे पर लेकर आता है। जिसके बाद फान यहाँ पर उसे समझाती है कि वो लोग नहीं जानते कि वो इतना सीरियस डिप्रेशन से गुजर रही है और उसे इस तरीके से अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें वेट कर रही हैं। तब वान वान उन्हें बताती है कि उसे लगता है कि शायद उसके इस वर्ल्ड में चले जाने से उसके डैड एक बार वापस से घर आ जाएंगे, इसलिए वो ऐसा कदम उठा रही थी। ये सुनकर चैन उसे बताता है कि उसकी भी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वो हमेशा सोचता था कि काश उसकी मॉम उसे स्कूल लेने के लिए आती, जब वो बीमार होता तो वो उसकी केयर करती। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो दोनों भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन अभी दोनों वान वान का साथ देने वाले थे ताकि वो डिप्रेशन से बाहर निकल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि चैन जल्दी ही घर आ जाता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो तो हाइकिंग पर गया था ना, तो वो इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। इस पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता और उन्हें बस इतना कहता है कि आज हाइकिंग पर वैसे भी उसने बहुत कुछ देख लिया है, इसलिए वो घर आ गया। जिसके बाद वो अपने डैड के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे और चैन उनके लिए ऐसा ब्रेकफास्ट बनाता है जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आता है। वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। फिर चैन उन्हें एक नया बेल्ट गिफ्ट करता है, क्योंकि उस दिन उसने हॉस्पिटल में देख लिया था कि उसके डैड अभी बहुत ही पुरानी बेल्ट को यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी टूटने वाली थी। इसीलिए वो उन्हें उस बेल्ट को गिफ्ट करके उनसे खुश कर देता है, जो देखकर डैड के चेहरे पर काफ़ी अच्छी स्माइल आ जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में मिस्टर वांग अनाउंस करते हैं कि आज वान वान स्कूल नहीं आई है, क्योंकि उसकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, जो सुनकर चैन और फान को उसके लिए बुरा लगता है। इसीलिए जब वो लोग अपने घर पर होते हैं तभी चैन को वान वान का मैसेज आता है
जहाँ वो फान को बताता है कि वान वान अभी थोड़ी सी ठीक है और वो अपने घर पर है। जहाँ दोनों डिसाइड करते हैं कि वान वान को डिप्रेशन से निकलने के लिए उसे काफ़ी सारा टाइम और स्पेस देंगे ताकि वो खुद को संभाल सके। दोनों ये बात एकदम साथ में बोली थी, इसीलिए दोनों यहाँ पर हंसने लग जाते हैं कि वो दोनों एकदम एक जैसा ही सोचते हैं। जिसके बाद ये लोग बैडमिंटन खेलने लग जाते हैं। फिर अगले दिन क्लास के अंदर अकेडमिक परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए सभी स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाए जाते हैं ताकि वो लोग फ्री टाइम में पढ़ाई कर सके। और जब फान का नाम मिन के साथ आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इस बात से चन काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है क्योंकि उसका नाम गुओ के साथ आया था। फान तो अब मिन के साथ पढ़ाई करने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि क्रश वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं और उनमें से एक मीनिंग होता है कि किसी के लिए फीलिंग्स रखना। जो सब देखकर चैन काफ़ी जेलस फील कर रहा था। वो उन्हें बीच में बोलकर डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ऐसा करने से फान उस पर बुक फेंक देती है जो कि सीधा गुओ को जाकर लगती है, इसीलिए वो उसे मसाज देने लग जाती है और सॉरी कहती है। पर ये सारा प्लान चैन का था। वो यहाँ पर गुओ को इशारा करता है जिससे कि वो फान को बोलता है कि अब सॉरी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसे अब उन दोनों को अपनी टीम यानी कि मिन के साथ शामिल करना होगा, जिस पर वो हाँ कर देती है और अब उन चारों लोगों की टीम बन जाती है। जिसमें चैन का भी एक और फ्रेंड ऐड हो जाता है साथ में पढ़ाई करने के लिए। स्कूल के बाद फान, चैन और उनका एक फ्रेंड साथ में घर जा रहे होते हैं, पर रास्ते में उन्हें गांगली मिल जाता है जो कि जेल से बाहर आ चुका था। उसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो लोग अब आपस में काफ़ी क्लोज हो गए थे और बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। जिसके बाद वो उन लोगों को एक ट्रीट देने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि उसने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया है और उसने अपना पूल रूम और हॉल भी भेज दिया है, क्योंकि जब उसने वो पूल रूम स्टार्ट किया था तब उसने काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाए थे और उन सभी को वो अपने भाई जैसा मानता था, उन सबसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता था। पर लास्ट में उसे पता चल गया कि वो गलत था क्योंकि उसे सभी लोगों ने धोखा दिया। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अभी तक उसके साथ थे, जैसे कि चैन और उसके फ्रेंड्स। यही बात समझाकर वो उन्हें बताता है कि अब वो कुछ नया ट्राई करना चाहता है और अपनी ग्रांडमा के लिए पैसे कमाना चाहता है, जिसके लिए वो सब कुछ चेंज करके बाहर आ गया है और इस सिटी को भी छोड़ रहा है। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं, पर गांगली यहाँ पर चैन को समझाता है कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वापस से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान बनकर उसे ज़रूर मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन और फान रेस्टोरेंट से घर के लिए निकल जाते हैं और ये दोनों ब्रिज पर थे, जहाँ पर फान उसे बताती है कि पहले वो अपनी डिसीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, पर जब उसने देखा कि उसके अलावा और भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अकेले ऐसी पर्सन नहीं है जो कि इतनी प्रॉब्लम में हो, तो उसे समझ में आया कि उसे हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए क्योंकि उसके साथ उसके फ्रेंड्स थे और चैन तो उसके साथ हमेशा ही था। जहाँ पर वो ये भी बताती है कि आज तक उसकी लाइफ में जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं वो उन पर एक बुक ज़रूर लिखेगी और ऐसे ही बहुत सारी बुक्स पब्लिश करके एक बुक स्टोर खोलेगी ताकि वो लोगों को बता सके कि वो लोग अकेले नहीं हैं जो कि सफ़र करते हैं। दुनिया में हर जगह पर लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं, पर वो कभी अकेले नहीं होते क्योंकि उनके पास अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो कि उन्हें लाइफ स्पेंड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये सुनकर चैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फान से यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो ज़रूर बड़ा होकर एक आर्किटेक्ट बनेगा और फान की बुक स्टोर को आर्किटेक्ट करेगा। जिस बात पर दोनों काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए इसके बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।